नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्रिएटिंग वेल्थ स्टेप बाय स्टेप, और जो स्टेप हैं वो कौन से वाले स्टेप हैं? वो स्टेप्स हैं लर्निंग्स के। तो चलिए जी, आज भारत की स्टॉक मार्केट कैसी रही? बहुत ही शानदार आज भारत की स्टॉक मार्केट रही। जानते हैं कि भारत की स्टॉक मार्केट जो आज इतना बुलिश मोमेंटम उसके अंदर रहा, कौन से कारण हैं जो हमारी भारत की स्टॉक मार्केट 8 मंथ के पिछले 8 मंथ के हाईएस्ट लेवल के ऊपर पहुंच गई। उसको हम आज देखेंगे कि किस प्रकार से वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी बदौलत पिछले 8 मंथ में यहाँ पे निफ्टी पहुंचा, और जो बैंक निफ्टी है वो तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। 1000 पॉइंट की राइज हुई है बैंक निफ्टी में। तो चलिए जी, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये देखिए, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी, सब्सक्राइब करिए आप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। आप लाइक करिए अगर आपको पसंद आ रहे हैं, अगर डिसलाइक है तो डिसलाइक जरूर करिए, और साथ में क्या लिखिए, कमेंट लिखिए वहाँ पे कि क्यों आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, और अच्छे लग रहे हैं तो जरूर इनको शेयर करिए। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। साथ में हम यहाँ पे क्या करेंगे इस व्लॉग में, टुमारो मार्केट प्रेडिक्शन भी करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की, कि कल कैसा रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी, उसको भी हम एनालाइज करेंगे। और आज कैसा क्रूड ऑयल रहा, गोल्ड कैसा रहा, रुपी कैसा रहा, वो एनालिसिस भी हम डेप्थ में करेंगे। तो चलिए जी, ये मैं आपको लेके आया हूँ यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट है आपके सामने। ये देखिए 9 जून का। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे ये है मार्च 1 मार्च। यहाँ पे आप देखिए 1 मार्च, ये लेवल है 21,838। मार्च, अप्रैल, मई, जून, 1, 2, 3, पिछले 3 महीनों के अंदर क्या होता है, ये 21,800 से 25,000 पहुंच जाता है। अप्रोक्सीमेटली कितना, 3,200 पॉइंट, जो एक बहुत बड़ी राइज है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा येलो लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, इसको ट्रेंड लाइन बोलेंगे हम। और ये ट्रेंड लाइन देखिए आप, स्ट्रेट ऊपर को जा रही है। तो हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसने एक लोएस्ट लेवल यहाँ पे बनाया और यहाँ पे वो पहुंच गई। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ जो आप सबको पता होना चाहिए। जो लोग होते हैं ना, 2 प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं स्टॉक मार्केट में। एक तो होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कौन से वाले होते हैं? वो जो कम से कम 5 साल, 10 साल या 15 साल या 30 साल, इतने टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। एक होते हैं शॉर्ट टाइम वाले, और शॉर्ट टाइम में और आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मेजॉरिटी आप जो सुन रहे हैं, आप इस कैटेगरी वाले हैं। हमेशा जो बड़ी वेल्थ है वो ये बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये भी कम वेल्थ बनाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है स्विंग ट्रेडिंग। ये मैं आपको बहुत डेप्थ में समझाने वाला हूँ पूरा कॉन्सेप्ट। स्विंग ट्रेडिंग इसी चार्ट पे समझा देता हूँ आपको। स्विंग ट्रेडिंग बहुत सिंपल होती है। ये देखो, ये जोन कौन सा है। अब आप लोगों ने, मैंने एक व्लॉग बनाया हुआ है, व्हेन टू बाय अ स्टॉक एंड व्हेन टू सेल अ स्टॉक। ये देखिए RSI कितना है यहाँ पे, RSI की वैल्यू लेस देन, ये देखिए ये 30 है, इससे नीचे है ये। यहाँ पे आपको स्टॉक को बाई करना था। 2 टाइप के स्विंग ट्रेडर्स हैं। एक जो होते हैं बिल्कुल शॉर्ट टाइम के, वो यहाँ पे इसको बेच देंगे और ये निकालेगा 15 से 20 दिन। ये देखिए यहाँ पे इसने यहाँ से लेके और यहाँ पे बेच दिया। मान लो इसने 21,000 पे लिया और यहाँ पे 23,800, 2,000 पॉइंट का फायदा उठाया और बेच दिया यहाँ पे। तो 2,000 का प्रॉफिट कमा लिया उसने यहाँ पे पर यूनिट में। जितने यूनिट खरीदे होंगे उतने से मल्टीप्लाई कर लो। एक तो ये है, लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक है। इसकी एक जो ड्रॉबैक है वो ये है
कि यहाँ आपको टैरिफ देना पड़ेगा 30% के हिसाब से। जो सरकार टैक्स लेगी आपसे वो 30% के हिसाब से लेगी, क्योंकि वो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में डालेगी और अप्रोक्सीमेटली 30% के करीब वो आपको सारा पैसा मिला के पहुंच जाता है। एक साल के अंदर अगर आप स्टॉक लेते हैं और बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म गेन टैक्स लगता है उसके ऊपर। एक तो ये वाला हो गया। सबसे सेफ होता है जब RSI वैल्यू यहाँ पे आती है। अब ध्यान से समझिए इस बात को, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। यहाँ से अभी तक ओवरसोल्ड में नहीं गई है मार्केट, तो इससे अब क्या कंफर्म हो रहा है? इससे कंफर्म हो रहा है कि टाइम आएगा मार्केट जो ये मार्केट पहुंचेगी यहाँ पे। तो अभी अब सवाल उठता है कि कब आपको स्टॉक को बेचना है। तो आपको स्टॉक को बेचना है जब वो RSI इस वैल्यू के जोन में आएगा। इस वैल्यू में खरीदना है, इसमें बेचना है। परफेक्ट चार्ट यहाँ पे ये देखिए निफ्टी 50 ने बनाया है यहाँ पे। तो अभी सेलिंग नहीं आई है, तो मार्केट में जो बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड बिल्कुल बरकरार है। और कल की जो प्रेडिक्शन है निफ्टी 50 की, वो बुलिश ट्रेंड की प्रेडिक्शन है, वो हमको साफ दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर कौन सा वाला ट्रेंड है? इट इज बुलिश। बुलिश वाला ट्रेंड है कब के लिए? टुमारो के लिए। तो टुमारो की जो प्रेडिक्शन है, टुमारो कब? 10th of June 2025। तो बुलिश प्रेडिक्शन जो है वो निफ्टी 50 के लिए है। अब चलिए आगे बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी ने तो कमाल कर दिया। ये देखिए एक बार फिर से आप, यहाँ पे 1 जून को, यहाँ पे 9 जून को। 1 जून को क्या प्राइस था? 47,000। आज कितना है? अप्रोक्सीमेटली 57,000। कितने पॉइंट की राइज हुई है यहाँ से यहाँ तक? 1000 पॉइंट की राइज। इसको बोलते हैं फिनोमिनल राइज। तो ये देखिए आप यहाँ पे, और अभी तक ना ये ओवरसोल्ड में गया है। जैसे ही ओवरसोल्ड में जाएगा तब आप कुछ प्रॉफिट जरूर बुक करिएगा। मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, अगर तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कितने टाइम के लिए? 10 सालों के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक स्टॉक रखना है रखो आप। लेकिन अगर आप ट्रेडर्स हैं, कौन से? स्विंग ट्रेडर हैं आप, तो अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको अभी तो नहीं बुक करना है, लेकिन जैसे ही यहाँ मार्केट पहुंचेगी इस जोन में, और इस जोन में ये आराम से कहीं 57,000 होगा, तो यहाँ पे आपको स्टॉक को कुछ प्रॉफिट आपको जरूर लेना है। कल के लिए ये भी किस प्रकार से है? जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के अंदर क्या है आज की डेट में? RSI क्या है इसकी? ग्रीन से लेते हैं, बुलिश। MACD क्या है? MACD की जो सिग्नल लाइन है, सिग्नल लाइन क्या है इसमें? इट इज ऑल्सो बुलिश। अभी दिखाता हूं मैं सिग्नल लाइन आपको। ये देखिए आप सिग्नल लाइन, ये आपको ये दिख रही है आपको ब्लू सी लाइन। तो ब्लू सी लाइन किस तरह से मूव कर रही है? ये ऐसे ऊपर को जा रही है सिग्नल, ये ऊपर को, ये ऊपर को, यहाँ से ऊपर को। तो जो ट्रेंड है वो ट्रेंड क्या है? ग्रीन से लिखते हैं, बुलिश। तो बुलिशनेस जो है वो मार्केट में बरकरार है। तो बैंक निफ्टी की भी जो ओवरऑल ट्रेंड है दैट इज बुलिश। अब आइए जो फैक्टर्स रहे और जो मेगा कारण है आज के इसके, निफ्टी 50 1% के करीब अप आता है। RBI इज बिगर देन एक्सपेक्टेड, 50 पॉइंट का बेसिक रेट कट, ये मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया है। और CRR जो है वो 100 पॉइंट। क्या था यहाँ पे? RBI की जो पॉलिसी आई है, इसका PDF भी मैंने बनाया है, वो मैं जरूर यहाँ अटैचमेंट में डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप पढ़ सकते हैं। RBI का था कि 20 बेसिक पॉइंट्स ये इंटरेस्ट रेट काटना था, लेकिन इसने कितना काट दिया? 50 बेसिक पॉइंट। ये पॉजिटिव सरप्राइज रहा। और एक और चीज RBI ने कर दी जो किसी ने सोची नहीं थी, CRR, कैश रिजर्व रेशो।
ये मैं आपको समझा देता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आरबीआई और ये है, मान लीजिए आपका गांव कहाँ है, आपका गांव मान लेते हैं हम बहादुरगढ़ में है, बहादुरगढ़, यहाँ पे आपका बैंक है, कोई भी बैंक है, XYZ बैंक ले लेते हैं, कोई भी बैंक। इसकी कंपल्सरी कंडीशन होती है कि इसके पास, मान लीजिए इसके पास आया 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट किया लोगों ने, तो रूल ये है कि इस 1 करोड़ का 6% कितना हुआ, 6 लाख, वो उसको कहाँ रिजर्व में रखना पड़ता था, CRR क्या हुई, कैश रिजर्व रेशो, इसको 6 लाख रुपए आरबीआई के पास यहाँ स्टोर करके रखना पड़ता था इसको। अब आरबीआई ने क्या बोला कि मैं इस 6% को अब डिक्रीज करके कर रहा हूं 5.50%। इसने इसको और कम कर दिया, यहां पे इसको कर दिया 5%। तो अब 6 लाख रुपया रखना था आरबीआई के पास, इसके पास कितने, अगर 1 करोड़ में से 6 लाख रख दिया आरबीआई के पास, तो कितना बचा इसके पास, 94 लाख। तो 94 लाख रुपए था जिससे ये लोन दे सकता था गांव में जहां पे इसकी ब्रांच थी। अब क्या किया, अब 5% हो गया, अब इसको कितने पैसे वहां पे रखने आरबीआई के पास, 5 लाख। तो डिस्पोजेबल इनकम कितनी होगी आज यहां बहादुरगढ़ में XYZ बैंक के पास, 95 लाख। पहले 94 लाख रुपए में से लोन देना था, अब 95 लाख रुपए लोन देने के हो गया। तो उससे क्या होगा, बहादुरगढ़ के लोगों को ज्यादा लोन मिलेगा, उनकी जेब में ज्यादा पैसे आएंगे। तो ऐसा तो होता नहीं कि बैंक में 1 करोड़ रुपया है, बैंक में होगा 1 लाख करोड़ रुपया। तो कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया, 1000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आ गया। तो 1000 करोड़ रुपए अगर सिस्टम में एक्स्ट्रा आ गया तो उसके लोन मिलेंगे। तो वो पैसा जब लोगों के हाथ में आएगा तो लोग क्या करेंगे, उससे स्टॉक मार्केट में जाएंगे, बाजार में जाएंगे। याद रखिए, दोनों कंडीशन में कंपनीज को बेनिफिट हो रहा है। अगर लोग बाजार में ज्यादा सामान खरीदेंगे, पैसा कॉरपोरेशन के हाथ में जाएगा। दूसरा, अगर लोग स्टॉक खरीदेंगे, उसका भी इनडायरेक्टली पैसा कहां पे जाएगा, आईपीओ में खरीद सकते हैं तो वो भी कंपनी को पैसा जाएगा। कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा तो कंपनी ज्यादा लोन ले सकती है, ज्यादा लोन ले सकती है तो कंपनी ज्यादा प्रोड्यूस करेगी। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसके जरिए जो कंपनीज हैं वो प्रॉफिट कमाती हैं। ये CRR का बेनिफिट हुआ हमारी मार्केट के अंदर। आई होप आपको बिल्कुल समझ आया होगा ये। अब आइए आगे, आप अगला पॉइंट, वो भी मुझे आपको ढंग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आईटी कंपनीज 1% से ज्यादा राइज की, रीजन अमेरिका में जॉब ग्रोथ का डाटा बहुत अच्छा आया और उससे उनको क्या लगा, अमेरिका में ये लगा कि नंबर 1 यूएसए में जॉब ग्रोथ कैसी आई, जॉब ग्रोथ इज गुड, अच्छी जॉब ग्रोथ आई अमेरिका में। उसके कारण क्या हुआ, वहां पे आईटी कंपनी जो है इंडिया की, वो कहां पे काम करती हैं, यूएसए में। और अगर जॉब अच्छी होगी वहां पे यूएसए में, तो वहां पे क्या होगा, ग्रोथ भी अच्छी होगी। और ग्रोथ अच्छी होगी अमेरिकन इकोनॉमी में, तो ये भारत की जो आईटी कंपनीज हैं, ग्रोथ किसकी है, ये यूएसए की, तो हमारी आईटी कंपनीज को भी बेनिफिट होगा इस चीज का। तो इसी को जज किया। ये देखो, एक इंडिकेटर से मार्केट ने कितना बड़ा वेब बुन दिया। तो आपने हमेशा याद रखना, स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि आपने स्टॉक खरीदा और बेचा और बस वही स्टॉक मार्केट है। वहां ऐसे एक्सपर्ट बैठे हैं जो पूरे डाटा को स्टडी करेंगे और वही सब कुछ मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके सामने वही डाटा सब कुछ मैं लेके आ रहा हूँ। तो ये देखिए, अच्छा नंबर आया वहां से, आईटी कंपनीज बढ़ गई। गोल्ड लोन में मन्नापुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस, यही है टॉप 2, और तो बहुत सारे।
एक 7% बढ़ा मन्नापुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस 4%। आरबीआई ईजिंग ऑफ गोल्ड लोन रूल्स, ये मुझे आपको समझाना है कि जो मन्नापुरम एंड मुथूट, ये दोनों स्टॉक क्यों बढ़े आज? ये दोनों स्टॉक किस में डील करते हैं? गोल्ड लोन में। और याद रखिए आप, वो गोल्ड वाला वीडियो मेरा आएगा। मैं चाह रहा हूं कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 3000 से पार हो जाए, उसके बाद मैं उसको अपलोड करूं। बहुत जल्दी हम पहुंचने वाले हैं 3000 के आसपास, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए आप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, ताकि हमारे सब्सक्राइबर 3000 पहुंचे। फिर हमारा अगला टारगेट 5000, अगला टारगेट 10,000, और इस तरह से हम टारगेट रखते जाएंगे। तो जैसे 3000 मेरे सब्सक्राइबर होंगे, गोल्ड वाला जो वीडियो है बिल्कुल तैयार है, वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो क्यों आरबीआई ने क्या बदलाव लेके आया गोल्ड लोन के अंदर? पहले क्या था, मान लीजिए आप गोल्ड ले गए लोन लेने के लिए कहीं किसी मुथूट फाइनेंस के पास, मुथूट या मन्नापुरम, नाराज ना हो जाए दूसरा मन्नापुरम। तो आरबीआई का जो रूल था पहले, वो था मैक्सिमम 75% वैल्यू पर लोन मिलेगा। आपकी गोल्ड की वैल्यू, मान लो जो गोल्ड आप ले गए उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए कैलकुलेट होगी उसकी, ठीक है। कि मान लो, ये मान लेते हैं हम कि 10 ग्राम है, लगभग 12 ग्राम है आपके पास, तो उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए, ठीक है। इसमें आपको मैक्सिमम लोन मिलना था 75,000 रुपए, इससे ज्यादा लोन नहीं दे सकते थे। वैल्यू चाहे 1 लाख थी आपके सोने की, लेकिन मैक्सिमम जो लोन आपको मिलना था वो 75,000 था। तो 10 लाख का सोना आपने गिरवी रखा तो आपको 7.5 लाख रुपए मिल गए। और कोई जो मिडिल क्लास है इंडिया की, उसके घर में रेयरेस्ट ऑफ रेयर घर होगा जिसमें 25 लाख 20 लाख से कम सोना होगा भारत में। तो बहुत सारा गोल्ड होता है और आजकल लोग गोल्ड लोन लेते हैं। तो 75,000 तक मैक्सिमम आता है। अब इस लिमिट को, इस वाली लिमिट को आरबीआई ने क्या किया, 85% कर दिया, इंक्रीज कर दिया कि 85% तक आप जो है लोन दे सकते हैं। तो अब 1 लाख का सोना आपने गिरवी रखा, अब आपको जो लोन है वो कितना मिलना है? अब लोन आपको मिल सकता है मैक्सिमम 85,000 रुपीज पर। सोना उतना ही है 1 लाख रुपए वैल्यू का, लेकिन लोन ज्यादा मिलेगा। अगर ज्यादा लोन मिलेगा तो पहले 75,000 था आपके पास, अब आपके पास 85,000 रुपी आया, तो 10,000 एक्स्ट्रा मार्केट में खर्चेंगे आप, उससे हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। तो मतलब व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक बाय आरबीआई। हम तो इनको सल्यूट करते हैं आरबीआई को कि उन्होंने क्या शानदार, आरबीआई ने वहां पे इतनी शानदार पॉलिसी बनाई। अब आइए आप, नॉन बैंकिंग लेंडर्स, बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, बजाज फाइनेंस 2.5% बढ़ा। इसके ऊपर मैंने वीलॉग बनाया, ये भी अभी बताता हूं मैं आपको। चोलामंडलम फाइनेंस, आरबीआई रेट कट, सीआरआर कट सीन एज अ पॉजिटिव फॉर नॉन बैंकिंग लेंडर्स। बजाज फाइनेंस को मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों बजाज फाइनेंस इस तरह से राइज किया। बजाज फाइनेंस जो है, इस स्टॉक ने नंबर 1 की है स्प्लिट, और दूसरा ये दे रहा है बोनस। इसके ऊपर वीलॉग मैंने पूरा तैयार कर दिया है। याद रखिए आप, 2 रुपए का स्टॉक था ये, ₹2 से आज ये स्टॉक 9,000 रुपए का पहुंचा है, और इस स्टॉक का फोरकास्ट 11,500 रुपए का फोरकास्ट सामने आ चुका है। 2 रुपए का स्टॉक था ये, और 2 रुपए से ये स्टॉक यहां पहुंचा। इस स्टॉक ने लोगों को करोड़पति बनाया है, लिटरली करोड़पति। जो लोग आप मुझे सुन रहे हैं और जो आप लोग वाकई ही स्टॉक मार्केट से करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं ना, आपको बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक ढूंढना है। ऐसा हीरा जो है वो आपको ढूंढना है। इसलिए मैंने एक पूरा वीलॉग बनाया है बजाज फाइनेंस के ऊपर। बजाज फाइनेंस कैसे चला, इसका फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, इसका टेक्निकल एनालिसिस क्या है, सब कुछ मैंने बजाज फाइनेंस का यहाँ पे बनाया हुआ है। वो वीलॉग प्रोबेबली आज या कल मैं उसको अपलोड करूंगा, उसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये आप ध्यान रखिए, 100% आपने इसको जरूर देखना है, इस वाले मेरे वीलॉग को।
बजाज फाइनेंस की, क्योंकि बहुत ही अच्छा है ये। इसका आरबीआई का डायरेक्ट लिंक है इसके साथ, तो ये ऊपर को बढ़ा। और ये जो फैक्टर्स इस तरह से आज भारत की स्टॉक मार्केट ने परफॉर्म किया। और इंटरनेशनल जो आज खबर हमारे पास आई, जापान की जो जीडीपी है, देखो आप, विडम्बना देखो जापान की। प्रीवियसली 0.6%, अब की बार -0.2% आना था इसने। बताओ जल्दी से बताओ क्यों? क्वार्टर वन जो है, क्वार्टर वन कौन सा? जनवरी, फरवरी, मार्च। इस क्वार्टर वन में इतने बुरे रिजल्ट क्यों आए? इसलिए आप याद रखिए, भारत में जो, इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू होता है हमारा कब? अप्रैल 1 से। लेकिन जापान का जो फाइनेंशियल ईयर ये शुरू होता है जनवरी 1 से। तो इनका जो क्वार्टर फर्स्ट का डाटा है, ये देखिए कहां पे माइनस में आना चाहिए था। और क्यों माइनस में आना चाहिए था? जल्दी से बताइए। वो कौन से महान आदमी हैं जिनके मतलब जिनका नाम लिए बगैर हमारा वीलॉग कभी पूरा ही नहीं होता है? डोनाल्ड जे ट्रंप बहुत दुखी हैं आज के लिए। एलन मस्क के साथ जो उनकी फूट पड़ी हुई है, एक्चुअली वो पॉलिटिकल इवेंट है, इसलिए मैंने इसको कवर नहीं किया। हालांकि उसकी डेप्थ मैं जानता हूँ पूरे के पूरे मैटर की, बहुत गहराई में। अगर मुझे टाइम मिला, जो कि कम संभावनाएं हैं, तो मैं आपको पूरा समझाऊंगा कैपिटलिज्म से लिंक करके, कैसे कैपिटलिज्म से जुड़े हैं दोनों, कैसे उनके इंटरेस्ट आए। हमें फिलोसफिकली उसको डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअल वाइज नहीं। अगर मुझे टाइम मिला तो डोनाल्ड जे ट्रंप वर्सेस एलन मस्क जरूर करूंगा। लेकिन अभी मस्क इनको छोड़िए, आप इनको तो बाहर करते हैं। डोनाल्ड जे ट्रंप साहब का क्या था ये? ट्रेड टैरिफ टेंट्रम, टीटी, और इसको मैंने क्या किया था? 3T भी बताया था। ट्रंप टैरिफ टेंट्रम। ट्रंप, ये हो गया ट्रंप, टी हो गया टैरिफ, और अगला टी हो गया टेंट्रम। टेंट्रम ही किया ना इन्होंने। और ये टेंट्रम था इनका 3 महीनों का जो ड्रामा चला हुआ था इनका। क्वार्टर वन का नेगेटिव में आना चाहिए था, 0 आया, तो खुशियां मनाई गई वहां पे। एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो लोग इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, नंबर्स जो है ना पर्सपेक्टिव में होते हैं। वहां पे आपने कभी जिंदगी में सोचा कि आपका जो बच्चा है उसके 0 मार्क्स आए और आप उसको हरा ग्रीन में दे और सेलिब्रेट करें, केक काटें? लेकिन फाइनेंस में ऐसा होता है। फाइनेंशियल मार्केट में अगर 0 है और अगर वो 0 ग्रीन में आती है ना, तो उसको हम सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि माइनस में संभावनाएं थी कि माइनस आना था, लेकिन जी 0 आ गया, जी माइनस नहीं आया। फेल तो हुआ 0 में, लेकिन जी वहां ऐसा तो नहीं हुआ कि उसने शीट ही फाड़ दी। तो ये है, माइनस में आने की संभावनाएं थी लेकिन 0 आया। और इसका रीजन क्या है? ट्रंप टैरिफ टेंट्रम। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है आपको। जीडीपी ईयर ऑन ईयर, ये थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। क्वार्टर वन की ईयर ऑन ईयर जो है, ईयर ऑन ईयर का मतलब क्या हुआ ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो बगैर एक्सप्लेनेशन के ना आपको मजा आएगा और ना मुझे मजा आता है। वीलॉग लंबा होता है तो होता रहे, कोई बात नहीं। क्वार्टर वन ये तो आ गया 0.0%, ठीक हो गया। एक क्वार्टर वन आता है, क्वार्टर वन 2024 वर्सेस क्वार्टर वन 2025। हमेशा इस तरह से स्टडी किया जाता है इकोनॉमिक्स को, जब भी नंबर को। तो ये देखिए, पिछला क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना था? 2.9%, और ये बढ़ के कितना आ गया? 3.3%। इसको जब इससे कंपेयर किया तो ये राइज हो गया। और ये जापान के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जापान की जो स्थिति है ना, वो ग्रोथ के मामले में बहुत दयनीय है। तो ये जापान का डाटा आया, जो कि कुछ अच्छा था कुछ बुरा था। चाइना का साथ में डाटा आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन का डाटा। देखिए जनाब, माइनस के अंदर आता है। अब क्या मतलब हुआ इस माइनस का? इस माइनस का मतलब ये हुआ, पिछली बार 100 रुपए में कोई कंपनी एक चीज को बना रही थी, CPI सॉरी, जो आपको मिल रहा है मार्केट में, तो वो आपकी बार ब्रेड आपको मिलेगी 99
98 रुपीस पे, मतलब सस्ती होगी चीज माइनस में। अब इस चीज का प्रॉफिट किसको है? जो वहां पे बायर है उसको तो प्रॉफिट है, लेकिन नुकसान किसको है? जिसने इसको मैन्युफैक्चर किया। अरे पिछले साल उसको 100 रुपए में वो मार्केट में इतने में बन रहा है, तो उसने बनाया कितने में होगा? तो माइनस में आ गया बेचारा। तो ये है वो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जिसको इंडिया में हम बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये माइनस में है वहां पे, तो दिस इज अ बैड न्यूज। और ये माइनस माइनस माइनस, मतलब चाइना इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता है, इसलिए सारी मैन्युफैक्चरिंग वहां पे होती है। ये जो डाटा है आपके सामने यही बता रहा है हाउ चीप, चीप मतलब सस्ता, वो दूसरे वाला चीप नहीं, कितना सस्ता जो है वो चाइना है। वो उनकी कामयाबी है, वो उनकी हिम्मत है, वो ऐसा मैनेज कर पाते हैं। तो जो चाइना का डाटा है इट वाज प्लस, बहुत अच्छा आया। तो ये देखिए, ये मैंने आपको यहाँ पे सारे फैक्टर्स यहाँ पे बताए कि इन फैक्टर्स की बदौलत स्टॉक मार्केट जो है इस प्रकार से आज ऊपर को गई इन सब फैक्टर से। और साथ में ही हमने यहाँ पे ये देखिए निफ्टी के मैंने आपको बताया किस तरह से 3000 पॉइंट का राइज हुआ, ये हमने एट लेंथ में एक्सप्लेन किया। आई होप कि आप लोगों को आज ये पसंद आया होगा। कल के लिए मैंने आपको बता दिया कि बुलिश होने की दोनों की संभावनाएं हैं। जो चार्ट हमको बता रहा है, फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए। तो अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया है तो आप ज़रूर इसको, हम हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए अगर आपको पसंद आ रहा है, और किसी चीज़ की आपको कमी लग रही है तो डिसलाइक करके कमेंट लिख के बताइए मुझे कि क्यों पसंद नहीं है। और साथ में आप यहाँ पे शेयर करिए इसको। ये देखिए, शेयर करना बहुत ज़रूरी है ना वो एक लाइन, बॉलीवुड की लाइन, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो आप किसी को इस व्लॉग को, जो हमने इतना शानदार व्लॉग बनाया है, हमें बनाते ही पता चल जाता है कि हमारा व्लॉग कैसा बना है। आप इसको शेयर करके किसी को भेजिए, जो उसको देखेगा तो वो बोलेगा वाओ, क्या आप उल से रील्स भेजते रहते हैं। एक बार इस व्लॉग को भेज के देखिए लोगों को, उनको इतना पसंद आएगा कि आप केयर करते हैं उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो चलिए जी, ये था हमारा आज का व्लॉग। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।